हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस। नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम में लास्ट क्लास में हेड इंजरी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। हेड इंजरी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, उसके बारे में लास्ट क्लास में बात हो गई थी। आज की क्लास में अपन मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। और मेनिंजाइटिस क्या है? बेसिकली किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस अगर वर्ड लगा है, आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। और आगे मेनिंजेज है, दैट मीन्स मेनिंजेज का इन्फ्लामेशन है। और मेनिंजेज क्या है? ब्रेन की कवरिंग। तो दैट मीन्स अगर डेफिनेशन की बात करें मेनिंजाइटिस की, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कवरिंग। दैट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है, ये कवरिंग मेम्ब्रेन है, उनका इन्फ्लामेशन क्या है? मेनिंजाइटिस। मेनली जो मेनिंजाइटिस है ये अरेक्नोइड एंड पायामेटर है। पायामेटर, इन जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों लेयर्स का इनका क्या है? इन्फ्लामेशन है। किसमें कोई इन्फ्लामेशन? तो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के अंदर आप लिख सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन में कौन कौन से? अरेक्नोइड और पायामेटर। ये क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग मेम्ब्रेन है, अरेक्नोइड और पायामेटर, इनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव विषय और थ्योरी क्लासेस से दोनों में ही इसके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एटियोलॉजी या कोजेज। नेक्स्ट एटियोलॉजी एंड कोजेज। तो मेनिंजाइटिस के बारे में अपन देखेंगे कि मेनिंजाइटिस दैट मीन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। और कोजेज इटियोलॉजी, इटियोलॉजी कहो, इटियोलॉजी या कोजेज। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मेनिंजेज में इन्फ्लामेशन हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, वायरल की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है, और सम फंगल एजेंट है वो भी ब्रेन के जो मेनिंजेज है इनमें इन्फ्लामेशन कोज कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव इटियोलॉजी में। इसके साथ ही प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है कुछ। प्री डिस्पोजिंग का फैक्टर का मतलब इनडायरेक्टली उनकी वजह से भी मेनिंजेज में, जैसा कि स्कल फ्रैक्चर, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें स्कल में क्या हुआ? फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर में हिमेटोमा होके और फाइनली वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर का लंबे समय तक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और क्रॉनिक इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग अगर ऑर्गेनिज्म का है तो वो मेनिंजेज तक कैरी कर सकता है, मेनिंजेज तक रीच आउट हो सकता है। दैट मीन्स ओटाइटिस मीडिया अगर क्रॉनिक टाइप का है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है और मिडल ईयर का, और इसकी वजह से भी मेनिंजेज में इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ अपन अगर बात करें अनस्टेराइल लंबर पंचर प्रोसीजर। दैट मीन्स अगर कोई पेशेंट है, सस्पेक्टेड है, तो लंबर पंचर अगर अनस्टेराइल तरीके से अगर किया जाए, अनस्टेराइल दैट मीन्स जो असेप्टिक टेक्निक से उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं अनस्टेराइल लंबर पंचर। लंबर पंचर होता है लंबार एरिया से लंबर नीडल इंसर्शन करके सीएसएफ का सैंपलिंग लेना। वो अगर उसमें अनस्टेराइल टेक्निक अगर यूज ली जाए, अनस्टेराइल टेक्निक की वजह से कोई भी इन्फ्लामेशन है, इन्वेजन है, वो कैरी कर सकता है। तो अनस्टेराइल लंबर पंचर की वजह से भी, या एक और भी कारण है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं यूआरटीआई। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जैसे कि साइनोसाइटिस,
साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है? बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेज, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेज। तो साइनोसाइटिस जो साइनस है होते हैं, साइनस की वजह से अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो वो ब्रेन की लेयर तक कैरी या पहुंच सकता है। इसके अलावा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ये दोनों की दोनों साइनोसाइटिस और न्यूमोनिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि फर्दर अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो हो गया मेनिंजाइटिस है क्या, वो किस वजह से हो सकते हैं। वजह बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ। इसके अलावा कोई ब्रेन की ट्रॉमा है, स्कल फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में हीमेटोमा हुआ, हीमेटोमा होके वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होके और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, या कोई सर्जरी में कोई एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करी, वो भी कारण हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया। और साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये भी कारण हो सकता है मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या फिर जो ये मेनिंजाइटिस है इसका अगर इन्फ्लामेशन है, अगर है मेनिंजाइटिस किसी पर्सन को, तो वो किस प्रकार फैल सकता है, तो जिसको बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या? ये एक मेनिंजाइटिस जो डिजीज है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है और इन्फेक्शियस डिजीज है। कैसी डिजीज है? इन्फेक्शियस। तो इसमें ट्रांसमिशन का मतलब फैलता कैसा है? तो फैलना ये होता है बाय ड्रॉपलेट, बाय ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स का मीन्स ये माइन्यूट पार्टिकल होता है, स्पुटम और कफिंग। जब पेशेंट खांसी करता है या छींकता है, स्नीजिंग और कफिंग करता है, तो माइन्यूट रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स स्पुटम या जो म्यूकोजल जो रेस्पिरेटरी जो सिक्रेशंस है उसके म्यूकोजा के पार्टिकल सराउंडिंग में रिलीज होते हैं, और सराउंडिंग में रिलीज दैट मीन्स वो इन्फेक्टेड है, और इन्फेक्टेड माइन्यूट पार्टिकल रिलीज होते ही अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर जाए तो उसको भी मेनिंजाइटिस वो कोज हो सकता है। तो इसको बाय ड्रॉपलेट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। ये तो हो गया डायरेक्ट। तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस के पेशेंट को कौन सा प्रिकॉशन रखना चाहिए? आइसोलेशन प्रिकॉशन है वो रखना चाहिए। जब तक उसका कंफर्मेटरी डायग्नोस नहीं हो जाए, तो सस्पेक्टेड है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। क्योंकि आइसोलेशन में रखने के पीछे पर्पज क्या है? क्योंकि वो ड्रॉपलेट से फैल सकता है। जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना डिजीज, यू नो वेरी वेल अबाउट कोरोना। तो कोरोना भी क्या है? एक सीवियर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो भी डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स के थ्रू छींकने से, खांसी करने से या सिक्रेशन से फैल रही। तो इसलिए उनमें जो है आइसोलेशन या फिर जो क्वारंटाइन है या होम क्वारंटाइन या फिर क्वारंटाइन जो है वो कर रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए और कम से कम डिजीज है वो स्प्रेड हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, के मेनिंजाइटिस के टाइप्स के क्या है? टाइप्स, तो टाइप्स में अगर बात करें तो टाइप्स में मेनली दो टाइप्स की होती है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस और असेप्टिक। तो टाइप्स में सेप्टिक मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेप्टिक मेनिंजाइटिस और असेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेप्टिक मतलब कोई सेप्सिस होगा, और सेप्टिक मेनिंजाइटिस को ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरियल। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस क्या है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को ही क्या बोला जाता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वही क्या है? एक प्रकार की सेप्टिक मेनिंजाइटिस है। तो बैक्टीरियल में ऐसा, इसको और दूसरा बोल सकते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो ब्रेन में पस फॉर्मिंग या मेनिंजाइटिस को इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? पायोजेनिक या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट पायोजेनिक में जैसे कि एग्जांपल मेनिंगोकोकल। एग्जांपल की मैं बात करूं, मेनिंगोकोकल होता है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप्स का जो पॉजिटिव ऑर्गन है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन है ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? मेनिंगोकोकल। इसके अलावा न्यूमोकोकल, सारे बैक्टीरिया है न्यूमोकोकल।
न्यूमोकोकल, जो कि न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से ब्रेन में की जो मेनिंजेज इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसको न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस बोला गया। नेक्स्ट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आप सोच रहे होंगे ये कि वायरस है, ये नहीं, ये बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये भी मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ये भी मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। तो ऐसी बैक्टीरिया जो कि ब्रेन के मेनिंजेज का इन्फ्लामेशन कर रहा है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस कहलाता है, या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट होता है एसेप्टिक। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ऐसी मेनिंजाइटिस जो कि वायरल ऑर्गेनिज्म, वायरल ऑर्गेनिज्म हो, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो, वायरल मेनिंजाइटिस भी इसको बोला जा सकता है, वायरल मेनिंजाइटिस। और वायरल मेनिंजाइटिस में वायरल कौन कौन से हो सकते हैं, मम्प्स वायरस है, मम्प्स, हर्पीज, साइटोमेगालो वायरस, CMV वायरस है, साइटोमेगालो वायरस। इसके अलावा HIV, ये बहुत सारे जो वायरस है जो कि मेनिंजेज तक, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके मेनिंजेज तक पहुंच सकते हैं, वो वायरल, ऐसे कोई वायरल एजेंट जो कि मेनिंजेज का इन्फ्लामेशन करते हो, वायरल मेनिंजाइटिस कहलाता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलर बेसिलाई, ट्यूबरकुलर एक होती है एसेप्टिक ट्यूबरकुलर, जो ट्यूबरकल बेसिलाई है, जो ट्यूबरकल बेसिलाई जो कि TB कोज करता है, उसका भी ऑर्गेनिज्म है, वो मेनिंजाइटिस को इन्फ्लामेशन कर सकता है। और ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस भी कैसे है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस है, कैसा है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। साथ में सिफिलिटिक, तो सिफिलिस का जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनेमा पैलिडम, वो भी मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। जो सिफिलिटिक जो एजेंट्स है वो भी मेनिंजाइटिस केन को, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, असेप्टिक मेनिंजाइटिस में। तो आपको एग्जांपल देके पूछा जा सकता है किस प्रकार की ये मेनिंजाइटिस कोज करेगा। तो ट्यूबरकुलर, सिफिलिस या वायरल है वो तो असेप्टिक में आएगा, और बैक्टीरिया वाली है वो किस में आएगा, सेप्टिक मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, दैट मीन्स मेनिंजाइटिस होता क्या है। इसके बाद में अपन देखा था कारण क्या क्या हो सकते हैं, एटियोलॉजी क्या क्या है, तो वेरियस एटियोलॉजी है। उसके बाद में टाइप्स देखे थे, सेप्टिक और असेप्टिक। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स, दैट मीन्स इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आएंगे जब मेनिंजाइटिस कोज होगा। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स को अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्लिनिकल फीचर्स, देखिए मेनिंजाइटिस हो रहा है पेशेंट को, दैट मीन्स ब्रेन की लेयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ब्रेन की लेयर में जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन का फर्स्ट साइन क्या होता है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो पेशेंट को क्या आएगा, फीवर विथ चिल्स। तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन है और इन्फ्लामेशन है दैट मीन्स फीवर पेशेंट को आएगा विथ चिल्स। तो हाई ग्रेड इसमें फीवर देखने को मिलेगा, 102 नोट फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल सकता है। तो दैट मीन्स फीवर पेशेंट को आएगा। तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन तो क्या होगा, फीवर। साथ में मेनिंजाइटिस का इन्फ्लामेशन है तो सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट को क्या होगा, हेडेक। इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग, स्वेलिंग होगी तो पेशेंट को क्या होगा, प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो पेशेंट को सीवियर हेडेक। और हेडेक अगर परसिस्टेंट रहेगा तो पेशेंट क्या रहेगा, नोजिया। और हेडेक का कारण है क्योंकि अंदर इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन अगर ब्लड के अंदर जो स्वेलिंग बढ़ रही है तो मेडुला अम्लम गेटा पे जो वॉमिटिंग सेंटर है वो अगर कंप्रेस हो रहा है तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है, वॉमिटिंग। तो नेक्स्ट क्लिनिकल साइंस क्या हुए, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब है
पर्सन है जिसको मेनिंजाइटिस है वो इरिटेबल रहेगा, वो रेस्टलेस नहीं होगा, साथ में मस्कुलर पेन भी होगा पेशेंट को। तो मसल एक पेशेंट को देखने को मिलेगा, तो सारी मसल्स में वो पेन की कंप्लेन करेगा। नेक्स्ट मेनिंजियल इरिटेशन, क्योंकि मेनिंजियल इरिटेशन, और मेनिंजियल इरिटेशन का कारण क्या क्या हो सकता है? मेनिंजियल इरिटेशन का मेन कारण इन्फ्लामेशन होने की वजह से, और मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से पेशेंट में नचल रिजिडिटी देखने को मिलेगी। नचल रिजिडिटी ये भी एक क्लासिकल साइंस है मेनिंजाइटिस का। तो पूछा जा सकता है आपसे कि नचल रिजिडिटी कौन सी डिजीज में देखने को मिल रही है? नचल रिजिडिटी का मतलब है नेक का स्टिफनेस होना, नेक स्टिफनेस। तो पेशेंट जो नेक का मूवमेंट है वो करेगा जब पेशेंट को पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइन है वो है पॉजिटिव कर्निंग साइन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव कर्निंग साइन। ये एक स्पेशल साइन है मेनिंजाइटिस में, पॉजिटिव कर्निंग साइन। पॉजिटिव कर्निंग साइंस का मीन्स यह है जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे। क्या देंगे पेशेंट को? ये आपका, मैं इसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव कर्निंग साइंस। पॉजिटिव कर्निंग साइंस का मीन्स यह है, ये दोनों जो साइंस है पॉजिटिव कर्निंग साइंस और पॉजिटिव बुर्जेंस्की साइंस, ये मेनिंजाइटिस के स्पेशल या क्लासिकल साइन है जो कि मेनिंजाइटिस में ही देखने को मिलते हैं। तो मेनिंजाइटिस के 3 क्लासिकल साइन है, नचल रिजिडिटी, पॉजिटिव कर्निंग साइन, पॉजिटिव बुर्जेंस्की साइन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव कर्निंग साइंस। पॉजिटिव कर्निंग साइंस के अंदर पेशेंट कैसा है? सुपाइन पोजीशन में। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ये पेशेंट कैसे पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन। अभी इस पे ध्यान नहीं देना आपको, बिल्कुल सीधा फ्लैट लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट है। सबसे पहले कर्निंग साइन को असेसमेंट किया जाता है कि पेशेंट को सुपाइन लेटा के फिर पेशेंट में चेक करा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हिप है, हिप को क्या करेंगे? फ्लेक्स। हिप को क्या करेंगे? फ्लेक्स। तो इसमें आप लिख सकते हो नी को फ्लेक्स कर लो। सबसे पहले नी फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। उसके बाद में जो हिप है, हिप को भी क्या कर दो? फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। सबसे पहले नी है, इसको फ्लेक्स कर दिया तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद में हिप को कर दिया तो दैट मीन्स हिप है, हिप वाला जो पोर्शन है ये तो नी का एंगल हो गया, और ये नी का एंगल होगा, ये क्या होगा? हिप का एंगल, आउटर एंगल। ये तो नी, पहले नी 90 डिग्री फिर हिप। तो हिप, और जैसे ही पहले नी को 90 कर दिया उसके बाद में हिप को 90 कर रहे हैं। हिप को 90 करने के बाद अब आपको जो ये पोर्शन है, जो लास्ट वाला पोर्शन, इस पोर्शन में आपको क्या करना है? एक्सटेंशन करना है। क्या करना है? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ऑफ द नी, तो इस नी वाले इस आर्म को पूरी को क्या करना है? ऊपर उठाना है। दैट मीन्स पेशेंट ऐसे लेटा हुआ था तो सबसे पहले हिप ऐसे कर दी, उसके बाद में ये जो नी ऐसे कर दी, उसके बाद में इस वाले जो पोर्शन को है, इस वाले पोर्शन को आप जैसे ही ऊपर उठाओगे तो पेशेंट की हार्म स्ट्रिंग जो मसल्स है इसमें क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? पेन। हार्म स्ट्रिंग मसल है ग्लूटेस की। तो दैट मीन्स पेशेंट को सबसे पहले घुटना मोड़ोगे 90 डिग्री, और घुटना के बाद में हिप मोड़ दिए 90, और आप हिप मोड़ने के बाद में जो नी को है आप एक्सटेंड करोगे। तो जैसे ही इस नी को ऊपर करोगे पेशेंट में पेन होगा यहाँ पे हार्म स्ट्रिंग मसल्स में। और अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो रहा है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अगर क्राइंग कर रहा है, तो दैट मीन्स ये है क्या? पॉजिटिव कर्निंग साइन। अगर नी और हिप दोनों को 90 डिग्री फ्लेक्स करके और एक्सटेंशन करना है नी का, और नी अगर एक्सटेंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट में कोई कंप्लेंट नहीं, तो नेगेटिव है वो कर्निंग साइन। अगर पेशेंट में लिमिट एक्सटेंशन है या पेशेंट हार्म स्ट्रिंग जो मसल्स है उसमें पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो पेशेंट में पॉजिटिव कर्निंग साइन देखा गया। इसको अगर डेफिनेशन में अगर देखना चाहिए तो व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड एट हिप and knee at 90 degree angle, subsequent extend the knee is painful।
तो जब नी को जैसे ही एक्सटेंशन में करेंगे इस तरह से, इस तरह है तो पैर को ऊपर की तरफ ऊंचा करेंगे, और तो पेन कंप्लेन कर रहा है तो पेशेंट को क्या है, पॉजिटिव बुर्जन्स्की साइन। तो 3 स्टेप है, नी फ्लेक्स, हिप फ्लेक्स। अब क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ नी, एक्सटेंशन ऑफ नी। और नी को जब एक्सटेंशन करेंगे तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, पेन, और पेन होगा तो पॉजिटिव कर्निंग साइन। नेक्स्ट साइन होता है पॉजिटिव बुर्जन्स्की साइन। पॉजिटिव बुर्जन्स्की साइन में भी पेशेंट को पहले क्या देंगे, सुपाइन पोजीशन। क्या देंगे, सुपाइन। तो दोनों ही जो टेस्ट करते समय पेशेंट कैसा होना चाहिए, फ्लैट सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन देने के बाद में पेशेंट सीधा लेटा है, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट लेटाने के बाद में जब पेशेंट की नेक है या हेड को जब एक्सटेंड करेंगे, नेक को फ्लेक्स करेंगे, तो नेक को जैसे ही फ्लेक्स करेंगे तो पेशेंट में जो है नी ऑटोमेटिकली नी और हिप जो एंकल है पोर्शन है वो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। दैट मीन वो भी क्या हो जाएंगे, फ्लेक्स। दैट मीन जैसे ही गर्दन को उठाया, पाँव है पेशेंट वो क्या कर लेगा, फ्लेक्स। नी का और एंकल का क्या हो जाए, फ्लेक्शन ऑटोमेटिक। दैट मीन जैसे ही इसका फ्लेक्शन किया आपने और इसका फ्लेक्शन करते ही पाँव है वो इस तरह हो गए। दैट मीन्स ये भी क्या है, पॉजिटिव बुर्जन्स्की साइन। अगर ये नहीं है दैट मीन्स वो पेशेंट नॉर्मल है। तो पेशेंट विथ सुपाइन पोजीशन, लिफ्ट हेड अप, लिफ्ट हेड अप, और लिफ्ट हेड अप तो बोथ थाइज एंड हिप्स फ्लेक्शन, फ्लेक्शन थाइज और हिप का है फ्लेक्शन, साथ में नी और एंकल का भी क्या हो रहा है, फ्लेक्शन। दैट मीन्स पाँव ऑटोमेटिकली वो फोल्ड कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। तो ये क्या है पेशेंट में, ये भी पॉजिटिव बुर्जन्स्की साइन है। तो इसमें हेड अप करेंगे, हेड को टिल्ट कर अप करेंगे तो पेशेंट में जो पाँव है, तो इसको याद रखने के लिए इसमें कर्निंग में नी आ रहा है। दैट मीन्स पेशेंट में जो नी है, इस नी का अपन को क्या करना है, फ्लेक्शन। पेशेंट को क्या करना है, नी का फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन उसके बाद में एक्सटेंशन। पहले मोड़ना है उसके बाद में एक्सटेंशन करना है। तो कर्निंग्स में नी आ रहा है, के आ रहा है, और के का मतलब नी का अपन को मूवमेंट करना है। सबसे पहले 90 डिग्री लाओ, फिर नी को ऊपर करो। तो दैट मीन्स तो ये कर रहे हैं, ये प्रोसीजर है कर्निंग साइंस। और बुर्जन्स्की इसमें जस्ट उल्टा है। दैट मीन्स इसमें हेड का है, हेड का मूवमेंट है, हेड को फ्लेक्स कर रहे हैं तो नी ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो रही, हेड का अप मूवमेंट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, हेड को ऊपर उठा रहे हैं, हेड को लिफ्ट कर रहे हैं। तो पाँव है पेशेंट का, तो लिफ्ट हेड लिख सकते हो, लिफ्ट हेड और फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी एंकल तो नी और हिप और इनका क्या हो रहा है, फ्लेक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 90 डिग्री, दैट मीन्स नी और हिप को पहले 90 पे लेके आएगा फ्लेक्स, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन। तो पहले क्या हो रहा है, फ्लेक्शन 90 डिग्री, उसके बाद में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ नी। और नी को जैसे ही एक्सटेंशन करेगा तो पेशेंट में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस या लिमिट एक्सटेंशन, और लिमिट एक्सटेंशन तो पेशेंट को क्या कॉज होगा, पेन होगा। पेन कहाँ पे होगा, हार्म स्ट्रिंग मसल्स। तो मसल्स जो है, हार्म स्ट्रिंग मसल्स कहाँ पे है, जो थाई के बैक वाले, मतलब थाई के वेंट्रल जो पार्ट है वहाँ पे जो पाई जाएगी जो मसल्स है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के नियर बाय। तो हार्म स्ट्रिंग मसल में पेशेंट है वो पेन की कंप्लेन करेगा। तो ये साइन हो गए क्लिनिकल फीचर्स में। अपन ने देखा था फीवर, सीवियर हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, मेनिंजियल इरिटेशन में नेचुरल इरिडिटी, पॉजिटिव कर्निंग साइन, पॉजिटिव बुर्जन्स्की साइन। साथ में पेशेंट को फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है। फोटोफोबिया होता है ड्यू टू मेनिंजियल इरिटेशन। फोटोफोबिया क्या होता है, फियर फ्रॉम ब्राइट लाइट। तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा अगर तेज लाइट है तो पेशेंट में डर लगेगा, क्योंकि ये साइन किस वजह से है, मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से। तो फोटोफोबिया भी पेशेंट को देखने को मिलता है। लॉस ऑफ, लास्ट में आएगा, लास्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC बोल सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिल सकता है। 2 स्पेशल और साइन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वो इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो रेड से लिखे हुए स्टार मार्क है,
कम्पिटिटिव है, और साथ में नचल रिजिडिटी है या रिजिडिटी, ये भी एक स्टार मार्क है। इसका क्लिनिकल जो साइन है वो किसका है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अब पता कैसे लगेगा कि पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या वायरल है। तो इनमें भी पहचान होती है जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर रेड पेप्यूल है, रेड रेशेस, रेड मैक्यूलर है अगर है, तो पेशेंट को मेनिंजल है, मेनिंजाइटिस है। तो रेड मैक्यूलर रेशेज, रेड मैक्यूलर रेशेज, अगर रेड मैक्यूलर रेशेज ऑन बॉडी है, ऑन बॉडी के ऊपर अगर रेड मैक्यूलर रेशेज है, दैट मीन्स पेशेंट को कौन सी मेनिंजाइटिस है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस पेशेंट को है। दैट मीन्स कैसी है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेशेंट को। रेड अगर बैक्टीरियल है तो रेड मैक्यूलर जो रेशेज है वो पेशेंट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अगर पेशेंट में एब्डोमिनल पेन और चेस्ट, एब्डोमिनल पेन एंड चेस्ट पेन अगर कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन एंड चेस्ट पेन, तब पेशेंट को क्या हो सकती है, वायरल मेनिंजाइटिस। क्या हो सकता है, वायरल मेनिंजाइटिस। अगर पेशेंट में रेड मैक्यूलर जो वेसेस है बॉडी के ऊपर है, दैट मीन्स पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर उस पेशेंट में चेस्ट पेन और एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को वायरल मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। अब मेनिंजाइटिस है तो मेनिंजाइटिस को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। तो मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए क्या कर, जैसा कि डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में सबसे पहला डायग्नोसिस तो क्या आ जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर बॉडी में चेक कर रहे हो तो बॉडी में अगर पेपुलर है या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है साइन सिम्टम्स में कि एब्डोमिनल पेन के साथ में चेस्ट पेन भी है, और या फिर हेडेक कंप्लेन कर रहा है, फोटोफोबिया कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, सीवियर हेडेक या विजुअल डिस्टर्बेंस कंप्लेन कर रहा है, तो ये सारी बातें किससे पता चल जाएगी, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री। सबसे पहले तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन है वो, उससे भी डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग कल्चर टेक्निक होती है, ग्राम स्टेनिंग कल्चर टेस्ट। तो ये अगर ग्राम स्टेनिंग अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो ग्राम स्टेन इसमें क्या आएगा, मेनिंजाइटिस के पेशेंट में पॉजिटिव आएगा। तो ग्राम स्टेनिंग कल्चर टेस्ट है वो भी करवा सकते हैं। साथ में सीटी एमआरआई, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इन दोनों जो ये भी दोनों हाई रेजोनेंस डायग्नोसिस टेस्ट है, इनकी सहायता से भी जो है मेनिंजाइटिस को पता लगाया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करवाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर WBC है, इसके क्या मिलेंगे, नंबर इंक्रीज मिलेंगे। और WBC के नंबर इंक्रीज होना ये एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। और WBC के जो इन्वेस्टिगेशन में CBC जो रिपोर्ट कराएंगे कंप्लीट ब्लड सेल, ये रिपोर्ट के अंदर क्या फाइंड आउट मिल सकता है, WBC के नंबर है। और WBC के नंबर क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो इन्फ्लामेशन हुआ है तो बॉडी की जो सेना है, बॉडी की सेना कौन है, WBC लिम्फोसाइट्स। तो WBC ने अपने नंबर इंक्रीज करे क्योंकि उस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए। तो WBC के नंबर बढ़े हुए मिलना एक साइन है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है। इसके अलावा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है CSF एनालिसिस। लास्ट है CSF एनालिसिस, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। तो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है इसका एनालिसिस का मतलब जो सैंपलिंग कहाँ से लेंगे, लंबर पंचर करके इसके अंदर CSF के एनालिसिस के अंदर सबसे पहले कलर देखते हैं,
CSF का कैसा देखते हैं, जो सैंपल लिया उस सैंपल का कलर। जनरली जो CSF है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। अगर CSF के अंदर रेड है तो दैट मीन CSF के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, या मिल्की है, क्लाउडी है, या टर्बिड बोल सकते हैं आप। अगर जो CSF है उसका कलर मिल्की, रेड, क्लाउडी, टर्बिड है, दैट मीन्स ये शो करेगा कि इन्फेक्शन है पेशेंट में। क्या है, ये शो करेगा पेशेंट में इन्फेक्शन है, वो प्रेजेंट है। इन्फेक्शन क्या है, प्रेजेंट है। अगर CSF का कलर वैसे नॉर्मल कलर कलरलेस होता है, इनमें से कोई सा भी कलर है, दैट मीन्स उस CSF के सैंपल में क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट CSF के अंदर दूसरा एनालिसिस करते हैं प्रोटीन का अंदर। तो CSF के अंदर जो सैंपल है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल क्या है, और CSF के जो अंदर जो प्रोटीन है उसका एनालिसिस किया जाता है। नॉर्मल जो प्रोटीन लेवल होता है वो 15 से 45 नॉर्मल है, नॉर्मल होता है 15 to 45, 15 से 45 mg/dl, mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये तो होता है नॉर्मल। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसमें प्रोटीन का जो है इंक्रीज अगर मिल रहा है, प्रोटीन की वैल्यू क्या मिल रही है CSF के अंदर, इंक्रीज वैल्यू दैट मीन्स मोर देन 45 mg/dl। अगर इंक्रीज वैल्यू मिल रही है CSF के सैंपल में तो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन है, दैट मीन्स मेनिंजाइटिस है पेशेंट को। नेक्स्ट जो एनालिसिस करते हैं ग्लूकोज भी क्या मिलेगा उस सैंपल के अंदर, ग्लूकोज मिलेगा कम, तो डिक्रीज मिलेगा, डिक्रीज बिलो 40 mg/dl। अगर नॉर्मल ग्लूकोज की बात करें, नॉर्मल CSF के अंदर नॉर्मल होती है, नॉर्मल जो CSF है वो 45 से 75, 45 to 75 mg या ग्राम mg/dl। तो नॉर्मल वैल्यू तो ये है। तो आपको कंपटीशन व्यू में नॉर्मल वैल्यू भी पूछी जा सकती है। अगर पेशेंट में मेनिंजाइटिस का है तो मेनिंजाइटिस में प्रोटीन क्या मिलेगी, ज़्यादा, और ग्लूकोज क्या मिलेगी, कम। अब बताऊं मैं कारण क्या है। अगर पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस है तो मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन है, दैट मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में वो यूटिलाइज करेंगे। जो CSF में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उस ग्लूकोज को वो एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ग्लूकोज का जो अल्टीमेट लेवल है वो क्या मिलेगा, कम। और ग्लूकोज से का एनर्जी लेवल में यूज करके बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और बैक्टीरिया है वो किसका मेडअप होता है, मेनली प्रोटीन का। किसका बना होता है, जो सेल वाला बैक्टीरिया की, और जो है वो किसकी बनी होती है, क्योंकि एवरी सेल, कोई भी सेल है वो प्रोटीन के बगैर वो बन नहीं सकती। तो सेल्स बन रही है, नई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रही, तो नई सेल्स डेवलप हो रही, तो उसमें जो प्रोटीन वैल्यू उनकी भी ट्रेस होगी, तो वो प्रोटीन क्या है, इंक्रीज। तो इसलिए प्रोटीन तो बड़ी भी मिलती है, ग्लूकोज कम मिलता है। तो CSF का कलर देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं और ग्लूकोज देखते हैं। साथ में देखते हैं पस सेल। अगर पस सेल्स है वो प्रेजेंट है तो भी इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन है। तो पस सेल भी क्या मिलेगी, प्रेजेंट। तो डायग्नोसिस टेस्ट में फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, CT MRI भी हो गई। लास्ट जो CSF है ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। और CSF का सैंपल में सबसे पहले कलर देखेंगे, प्रोटीन का लेवल देखेंगे, ग्लूकोज देखेंगे, और उसके अंदर पस सेल कितनी है। ये सब से पता लग जाएगा CSF के एनालिसिस से पेशेंट को है मेनिंजाइटिस है या नहीं है। तो ये हो गए अपने डायग्नोसिस टेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोसिस टेस्ट। जब बीमारी डायग्नोस होगी तो अब क्या होगा, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। तो जो बीमारी का इलाज होगा, इलाज को क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपना हेडिंग है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो हमारे जो इस क्लास को लाइक करो, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी करो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, ताकि रेगुलर आपको इसी तरह की जो क्लासेज उसका अपडेट मिलता रहे।
साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है टॉपिक के रिगार्डिंग या आपका कोई जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो सजेशन कमेंट बॉक्स में आप सजेशन अपना दे सकते हो ताकि आपकी जो सजेशन पे उस पर चर्चा की जा सके या उस पर अपन हम ध्यान दे सकें। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब जब मेनिंजाइटिस डायग्नोस हो गया तो डायग्नोस होने के बाद में अब क्या होगा, ट्रीटमेंट में क्या चलेगा, एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक चलेगा, वायरल है तो एंटीवायरल चलेगी। आईसीपी बढ़ा हुआ है तो आईसीपी किस वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रेन में क्या इन्फ्लामेशन है तो अंदर सीएसएफ है, उसका जो फ्लो है वो अंदर बढ़ेगा और क्रेनियम कैविटी का जो प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट में इंक्रीज आईसीपी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इंक्रीज अगर आईसीपी की वजह से पेशेंट को सीवियर हेडेक है तो आईसीपी का मैनेजमेंट होगा। आईसीपी में जैसा कि आपने देखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, साथ में ऑस्मोटिक डायूरेटिक जैसे कि मैनिटोल ग्लिसरॉल वो देंगे। इसके अलावा पेशेंट में बैक्टीरियल अगर मेनिंजाइटिस है, टीबी मतलब ट्यूबरकुलर है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस तो एटीटी जो ट्रीटमेंट है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी 5 ड्रग्स होती वो मैनेजमेंट होगी। तो मैनेजमेंट की अपन फर्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर अगर बैक्टीरियल है तो सेफ्ट्रैक्सोन, सिपोटेक्सिन। इसके अलावा आजकल स्ट्रॉन्ग टाइप्स का हो गया तो इसके अलावा जो है एमोक्सी, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के लिए एमोक्सिसिलिन है। और लास्ट में जो है लिनोजिड है। ये सारी की सारी जो एंटीबायोटिक है और ये साथ में क्लोराम और एमिकासिन, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक के रूप में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर मैनिटोल 20%, जो कि क्या करेगी, अगर आईसीपी बढ़ा हो तो आईसीपी को क्या करेगा, कम करेगी। साथ में नेक्स्ट मैनेजमेंट देखें तो आईवी फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को, इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स देंगे। इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स है वो क्यों देंगे, पेशेंट में फीवर आ रहा है और फीवर की वजह से इनसेंसिबल वाटर लॉस या इलेक्ट्रोलाइट लॉस क्या हुआ, ज़्यादा होगा, इसलिए पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे। आईवी फ्लूइड्स के अंदर पेशेंट को क्या देंगे, डेक्सट्रोज 5% में क्या है, ग्लूकोज है, तो वैसे ही ग्लूकोज की पेशेंट को क्या है, ग्लूकोज डेरिवेटेड होता है। साथ में नोजिया भी है, वोमिटिंग भी है, तो पेशेंट को खा भी नहीं पाएगा और पी भी नहीं पाएगा, तो डेक्सट्रोज से थोड़ी बहुत बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी। इसके अलावा अगर पेशेंट में बैक्टीरियल है या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलर अगर मेनिंजाइटिस है तो पेशेंट में देते हैं एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। और एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के अंदर ये देंगे ड्रग्स 5 याद रखने के लिए, राइप्स, आर से रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजाइड, पी से पायराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटेनॉल और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, डॉट्स ट्रीटमेंट है। क्या है, डॉट्स ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसकी भी एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म कई बार पूछी हुई है। साथ में एटीटी जो ड्रग्स है कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। कौन कौन सी, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटेनॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ट्रिक अगर याद करने की ट्रिक क्या है, राइप्स,
तो आपको इजीली, अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो टीबी वाला जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा, बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया वाला, वायरल है तो वायरल जो ड्रग्स है वायरल, एंटीवायरल है, एंटीवायरल में चलेगा एसाइक्लोवियर, एंटीवायरल के अंदर चलेगा एसाइक्लोवियर, एसाइक्लोविर, जेनासाइक्लोविर, इम्पीसाइक्लोविर, ये सारी की सारी जो एंटीवायरल जो ड्रग्स है वो चलेगी। एंटीवायरल के साथ में पेशेंट में हेडेक भी है, मेनिंजियल इरिटेशन है तो पेशेंट को सीजर भी डेवलप हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन की जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में सीजर या फिट्स आ सकते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए एंटी सीजर या एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स है, फेनिटोइन वगैरह है, फिनोबार्बिटोन, ये पहले से ही दे दी जाती है। तो एंटी कन्वर्जेंट में फेनिटोइन और डाइजिपाम आ गया। एंटी पायरेटिक्स, बुखार अगर आ रहा है पेशेंट को, फीवर है, आपने जैसा कि देखा के लिए, तो फीवर को एंटी पायरेटिक ड्रग्स जो कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर करेगी। तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं एंटी पायरेटिक्स, साथ में एंटीपायरेटिक्स के साथ में एंटी कन्वर्जेंट में फेनेटोइन और डाइजिपाम, और लास्ट में देते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट का मतलब बैलेंस डाइट देंगे, उसको प्रोटीन और विटामिन डाइट देंगे। तो प्रोटीन है वो प्रोटीन बॉडी में जो भी इंजरी है उसको हील अप करेगा, और विटामिन है वो वेरियस जो जो टॉक्सिन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो या फ्री रेडिकल्स है उनको बाइंड करेगा, और फ्री रेडिकल्स के साथ में बाइंड करके पेशेंट में जो है न्यूट्रिशन की भी अगर डेफिशिएंसी है तो उसको भी कंप्लीट करेगा। साथ में कुछ ड्रग्स हैं जैसा कि आप देख रहे हो पायरिजिनेमाइड्स जो ड्रग्स है, इसके साथ में विटामिन B6 देते हैं क्योंकि ये ड्रग्स है विटामिन B6 की जो है डेफिशिएंसी कोज करती है। तो मल्टीविटामिन अगर पेशेंट को देंगे, साथ में प्रोटीन डाइट देंगे तो जल्दी से उसको रिकवर होगा। तो कुछ ड्रग्स है जो कि विटामिन का डेप्लीवेशन करती है, तो इसमें विटामिन B6 की जो कमी है तो पायरिजिनेमाइड के साथ में देते हैं विटामिन B6। ये भी कंपटीशन में पूछा गया सवाल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी पूछा जा सकता है कि ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है। इथाम्ब्यूटेनॉल से भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछे हुए हैं और ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करती है। रिफाम्पिसिन से भी कई बार सवाल पूछे हुए हैं, रेड कलर यूरिन डिस्कलरेशन करती है। तो वेरियस जो एडिटिव ड्रग्स है इनसे भी आते हैं, मेनिंजाइटिस का जो पार्ट है इसमें से भी आते हैं। लास्ट जो मेडिकल के बाद में है नर्सिंग इंटरवेंशन, दैट मीन नर्सिंग इंटरवेंशन एज ए नर्स जब मेनिंजाइटिस का पेशेंट है तो क्या क्या इंटरवेंशन करेगी, क्या क्या काम करेगी। तो नर्सिंग में इंटरवेंशन में जैसा कि आप जानते हो कि पेशेंट को अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो पेशेंट को आइसोलेशन में रखेगी। क्या रखेगी? आइसोलेशन में। साथ में इंक्रीज ICP है वाइट। तो सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर फर्स्ट इंटरवेंशन तो मॉनिटर वाइटल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। मॉनिटर वाइटल साइंस, वाइटल्स के अंदर टेम्परेचर TPR आ गया, TPR टेम्परेचर पल्स रेगुलेशन और BP, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन और BP। तो वाइटल साइन में सारे आगे पैरामीटर्स 5 वाइटल्स। तो वाइटल साइंस 5th वाइटल होता है पेन, तो पेन का भी असेसमेंट करना होता है। तो वाइटल साइंस, साथ में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से ये पता लगेगा कि इंक्रीज ICP तो नहीं है। साथ में पेशेंट को इंक्रीज ICP वाले जो साइन है, मॉनिटर इंक्रीज ICP साइन में खुशिंग ट्रायड्स, जैसा कि आप लास्ट क्लास में पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा। खुशिंग ट्रायल्स में क्या होता है? खुशिंग ट्रायल में एक तो ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज सिस्टोलिक BP, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और इरेगुलर रेस्पिरेशन। ये जो खुशिंग ट्रायड ये भी इंक्रीज ICP कंडीशन में सिम्टम देखने हो, तो इसको भी मॉनिटर करते रहना है एज ए नर्स कि पेशेंट में खुशिंग ट्रायड सिम्टम्स तो सीन नहीं हो रहा है, दैट मीन इंक्रीज ICP तो नहीं हो रहा है। साथ में पेशेंट को पोजीशनिंग देनी है और गिवन हेड एलिवेटेड पोजीशन कितनी? हेड है 30 to 45 डिग्री,
45 डिग्री एंगल है वो हेड ऑफ बेड वो क्या होना चाहिए, एलिवेटेड। साथ में अवॉइड टेंडरलबर्ग पोजीशन, पेशेंट को कभी भी टेंडरलबर्ग पोजीशन नहीं देनी, क्योंकि टेंडरलबर्ग पोजीशन होती है ये हेड लो पोजीशन। क्या कौन सी पोजीशन, हेड लो, ये होती है सुपाइन, ये तो होती हेड एलिवेटेड, ये हेड है मान लो, ये हेड एलिवेटेड, ये सुपाइन, ये टेंडरलबर्ग, ये क्या है टेंडरलबर्ग। तो हेड सुपाइन से जस्ट नीचे, दैट मीन्स हेड बिलो और आर्म्स है वो या लोअर एक्सट्रीमिटी वो अपर लेवल पे है और हेड लोअर पे, दैट मीन्स ऐसे में कंडीशन में पेशेंट का आईसीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रखना है, क्योंकि सेरेब्रल इंक्रीज आईसीपी की वजह से सेरेब्रल एडिमा होगा तो पेशेंट में हाइपोथैलेमस से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में अगर फीवर है तो टेम्परेचर भी हाइपरथर्मिया में भी नहीं जाए और हाइपोथर्मिया में भी नहीं जाए, तो टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है। साथ में अगर मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल है तो पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। असेप्टिक टेक्निक से यूज़ करनी है, हैंड वॉशिंग करके, ग्लव्जिंग, गाउन, फेस मास्क, इन सब का यूज करके उसकी केयर करनी है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन नर्स को भी नहीं हो, हेल्थ केयर वर्कर को, साथ में विजिटर को भी क्या करना है, एजुकेट करना है। इसके साथ में लास्ट जो इंटरवेंशन है, प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, तो पेशेंट को रेस्ट और कंफर्ट डिम लाइट के अंदर सुलाना है जहाँ पे वेंटिलेशन हो थोड़ा और डिम लाइट हो और सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वो नॉइस क्या हो, कम से कम। और लास्ट में जो लास्ट इंटरवेंशन है, कंटिन्यू जो मॉनिटर वाइटल्स एंड कंट्रोल्स ऑफ सीजर, तो पेशेंट में वाइटल्स से पता लग जाएगा कोई सीजर एक्टिव, और साथ में पेशेंट को साइड रेल भी लगा देनी है। अगर बच्चा है या फिर यंगर एज है तो पेशेंट में कभी भी सीजर डेवलप हो सकते हैं, और सीजर की वजह से पेशेंट फॉल डाउन हो सकता है, बेड से नीचे गिर सकता है, तो इंजरी हो सकती है पेशेंट को। तो रेस्पिरेटरी जो मेजरमेंट है वो भी रखना है ध्यान में, वाइटल साइंस से सारा पता लगेगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी की वजह से और सीजर्स को भी अगर है तो पेशेंट को कंट्रोल करनी है, और जो भी प्रेस्क्राइब ड्रग्स है वो टाइम टू टाइम पेशेंट को ड्रग्स एडमिनिस्टर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है अगर आपको आज का लेक्चर, तो हमारी क्लास को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।